Hello everyone, I'm Zeba Afreen. Welcome to my channel Study with Passion. Today we are going to start a very important topic of modern history which is यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कैसे यूरोपीय कंपनियां भारत आई, कब और कहां फैक्ट्रियों की स्थापना की गई, उस समय भारत की क्या कंडीशन थी। तो उस टाइम भारत में दौर चल रहा था मध्यकालीन और मुगल वंश का शासन था, लेकिन यूरोप में पुनर्जागरण के दौर को पीछे छोड़ चुका था और वहाँ भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई थी, जिसमें सबसे अहम भूमिका पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने निभाई थी। फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। भारत का व्यापार यूरोप के साथ बहुत पुराना है। पहले भारत का व्यापार यूरोप के साथ स्थलीय मार्गों से होता था। प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ आरंभ हुए थे, लेकिन मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से होने लगा, जिसमें पहला मार्ग था फारस की खाड़ी, दूसरा मार्ग था लाल सागर और तीसरा मार्ग था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के दर्रों से होकर, जिसमें सबसे प्रमुख दो समुद्री मार्ग थे जो भारत को यूरोप से मिले थे, फारस की खाड़ी और लाल सागर। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से ज़्यादा व्यापार नहीं हुआ करता था, इसलिए प्रमुख मार्गों में हम देखेंगे फारस की खाड़ी और लाल सागर। और अब आगे देखते हैं कि अरब वासियों का एशिया के अधिकांश व्यापार पर कब्जा था, और लेकिन फिर 1453 में कुछ ऐसी घटना होती है जिसमें उस्मानिया सल्तनत एशिया माइनर को जीत लेते हैं और कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद पुराने जितने व्यापारिक मार्ग थे वो तुर्कों के नियंत्रण में आ जाते हैं। फिर इसी बीच एक नए समुद्री मार्गों की खोज का कार्य शुरू होता है, जिसमें मुख्य भूमिका पुर्तगाल और स्पेन ने निभाई। फ्रेंड्स, अभी हमने पीछे देखा कि पुर्तगाल के राजकुमार थे प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, तो इन्हीं के प्रयासों से भौगोलिक खोज का कार्य आसान हो पाया था। स्पेन के निवासी थे कोलंबस। वो 1494 में भारत को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन गलती से अमेरिका की खोज कर लेते हैं। फिर 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा, पुर्तगाल के निवासी थे, वो भारत को ढूंढने यूरोप से निकलते हैं और यूरोप से भारत तक का समुद्री मार्ग ढूंढने में सफल हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस घटना को हम एक रफ डायग्राम पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे है एशिया, इधर है, इसको फिर से थोड़ा साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है एशिया, इधर हो गया यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, नीचे है साउथ अमेरिका, और इधर हो गया अफ्रीका, और इधर नीचे हो गया ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे है अपना भारत। तो
स्पेन से जब कोलंबस भारत को ढूंढने निकलते हैं तो वो यहाँ से निकलते हैं और इधर अमेरिका को ढूंढ लेते हैं। और फिर वास्को डी गामा भारत को ढूंढने निकलते हैं तो वो अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाते हुए भारत तक पहुंच पाते हैं। फ्रेंड्स, डेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो अब तक हम जितने डेट्स देखे उनको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो 1453 उस्मानिया सल्तनत का कस्तुनतुनिया पर कब्जा। 1494 कोलंबस का अमेरिका की खोज। 1498 वास्को डी गामा का भारत में आगमन। आगे देखते हैं कि भारत में कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था। भारत में कई कंपनियां आई, जिसमें पहले पुर्तगाली आए। वो 1498 में भारत आए थे। और फ्रेंड्स, आपको पता है भारत आने वाले पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा थे, जो कालीकट बंदरगाह पे आए थे। उसके बाद डच आए थे, वो 1595 में आए थे। डच पहले इंडोनेशिया के क्षेत्र में आते हैं, फिर वो वहाँ मसालों का व्यापार करते हैं। उसके बाद तब भारत में आते हैं। भारत में कपड़ों का व्यापार करते हैं। और तीसरे नंबर पे है अंग्रेज। अंग्रेज यहाँ 1600 में आए थे। सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी 1664 में। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1498 पुर्तगीज, 1595 डच, 1600 ब्रिटिश और 1664 फ्रेंच। फ्रेंड्स, आप लोग को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल पाए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अब देखते हैं कंपनियों के स्थापना का क्रम क्या था। क्योंकि ये कंपनियां यूरोप से आई थी और यूरोप भारत के ईस्ट साइड में स्थित है, इसलिए इसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। तो जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पुर्तगाल से आए थे, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में बनाई थी, जिसकी स्थापना का डेट है 1503। दूसरी कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाई थी 1605 में। जनरली स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, डच पहले आए या अंग्रेज़ पहले आए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, भले अंग्रेज़ पहले आए, लेकिन कंपनी की स्थापना डच ने पहले की। तो ये याद रखिएगा कि आने वालों के क्रम में अंग्रेज़ पहले हैं, लेकिन कंपनी के स्थापना के क्रम में डच पहले हैं। तो तीसरी व्यापारी कंपनी जिसकी स्थापना सूरत में हुई थी, और वो थी अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी सूरत में 1608 में बनाई थी। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि फैक्ट्री 1608 में बनाना शुरू किया था, पर उस समय मुगल शासक थे जहांगीर। तो जहांगीर से उनका कुछ अनबन हो जाता है और फिर वो काम रुकवा देते हैं, जो काम 1613 में जाके पूरा हो पाता है। लेकिन इसी बीच वो 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री बना लेते हैं। ये सब आगे देखेंगे डिटेल से।
फ्रांस की जो फैक्ट्री थी वो 1668 में सूरत में स्थापित की थी। तो इसको हम एक फिर से डायग्राम पे देख लेते हैं, पहले क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे केरल है, कोचीन, और इस साइड में है सूरत, यहाँ पे इधर है मसूलीपट्टनम। तो पुर्तगाली अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में बनाते हैं इधर 1503 में। फिर डच अपनी पहली फैक्ट्री इधर मसूलीपट्टनम में बनाते हैं 1605 में। अंग्रेज अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाते हैं 1608 में, जो काम रुकवा देने के बाद वो फिर 1611 में मसूलीपट्टनम में बनाते हैं। और फ्रांसीसी भी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाते हैं 1668 में। इधर फ्रांसीसी भी यहाँ पे बनाएंगे और इधर अंग्रेज भी बनाएंगे, और मसूलीपट्टनम डच बनाते हैं पहली फैक्ट्री, और पुर्तगाली अभी हमने देखा कोचीन में बनाते हैं। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 करके डिटेल से देखते हैं। भारत आने वाले यूरोपीय कंपनियों के क्रम में फर्स्ट हेडिंग है पुर्तगीज। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन थी। यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगीज भारत आए थे। पहले पुर्तगीज यात्री वास्को डी गामा थे, जो 17 मई 1498 को भारत आए थे। वास्को डी गामा पहले कालीकट बंदरगाह पे आते हैं, जहां जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। वास्को डी गामा जिस रूट से आते हैं उसका नाम है केप ऑफ गुड होप। फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार देखने को मिले हैं। और भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली थे पेड्रो अल्वारेज केब्रल। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, केब्रल होगा, जो 1500 ईस्वी में भारत आते हैं। तो दूसरे यात्री के बारे में आगे देखेंगे, पहले वास्को डी गामा के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो पहले पुर्तगाल से आने वाले दो यात्री, पहले यात्री वास्को डी गामा और दूसरे यात्री पेड्रो अल्वारेज केब्रल। अब देखते हैं वास्को डी गामा के बारे में। वो अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर कालीकट के बंदरगाह कपकडावू पहुंचे। फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, कपकडावू को। लोग कई बार इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन देखा गया जो चीज़ स्किप हो जाती है वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, कालीकट के हिंदू राजा थे जमोरिन। एक्चुअल में इनकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, जिन्होंने वास्को डी गामा का वेलकम किया, उसे मसाले, जड़ी बूटियाँ एक्सेट्रा ले जाने की परमिशन दे देते हैं, जिसको बेचने के बाद वास्को डी गामा को यहाँ से जाने के बाद 60 गुना मुनाफा होता है। इतना मुनाफा देखने के बाद कोई भी चाहेगा यहाँ आना, भारत आके व्यापार करना। तो इसी सिलसिले में दूसरे पुर्तगाली व्यापारी, जिसका नाम है पेड्रो अल्वारेज केब्रल, वो भारत आते हैं, जो 1500 ईस्वी में आए थे। तो ये आके कालीकट पे एक बंदरगाह पे एक अरबी जहाज को पकड़ के और जमोरिन को गिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि जमोरिन बहुत हेल्प किए थे, वास्को डी गामा का अच्छे से वेलकम किए थे, तो इसलिए अल्वारेज उसको जहाज गिफ्ट कर देते हैं। अब देखते हैं कि 1502 में वास्को डी गामा फिर से बताते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम में बहुत प्रॉफिट कमाते हैं,
तो इसलिए दूसरी बार 1502 में भारत आते हैं। और 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में बनाई। जहां वास्को डी गामा पहले आए थे वहीं पे अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाते हैं। और 1505 में पुर्तगाली अपनी दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक बार हम इनको रिकॉल कर लेते हैं फिर से। 1500 पेड्रो अल्वारेज का भारत में आगमन। 1502 वास्को डी गामा का दूसरी बार भारत में आना। 1503 कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना। 1505 पुर्तगालों की दूसरी फैक्ट्री की स्थापना जो कन्नूर में हुई थी। अब हम देखेंगे भारत आने वाले कुछ पुर्तगाली वायसराय के बारे में, इनके कुछ कार्यों के बारे में जानेंगे। इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले भारत आने वाले पुर्तगाली वायसराय थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये 1505 में भारत आते हैं और 1509 तक रुकते हैं। अल्मेडा को भारत का प्रथम वायसराय कहा जाता है। और दूसरे वायसराय थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये 1509 में भारत आते हैं और 1515 तक रुकते हैं। अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होती है कि अगर क्वेश्चन में रहे कि सीधे क्वेश्चन में रहे संस्थापक तो उसका आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, लेकिन अगर क्वेश्चन में रहे वास्तविक संस्थापक कौन था तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को टिक कीजिएगा। और अब आगे देखेंगे तीसरे वायसराय के बारे में जो है नीनो डी कुन्हा। ये 1529 में भारत आए और 1539 तक रहे। और एक्चुअल में 1539 में इनकी डेथ हो जाती है। अब हम इन गवर्नरों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं अक्सर। तो जिसमें फर्स्ट हेडिंग है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये भारत के फर्स्ट वाइसराय थे या गवर्नर थे। ये 1505 में भारत आए और 1509 तक रहे। अल्मेडा का मेन मोटिव था पीसफुली व्यापार करना, तो उसकी यह पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति कहलाई। तो एक बार इनको याद कर लेते हैं। अल्मेडा के बारे में 2 पॉइंट्स है याद रखने के लिए। पहला, ये प्रथम वाइसराय थे और दूसरा इनकी पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति। अब सेकंड हेडिंग है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये भारत के दूसरे गवर्नर थे। 1509 में आए थे और 1515 तक रहे थे। इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जो सेकेंड स्लाइड में हम डिस्कस किए थे। ये अपनी हेडक्वार्टर मुख्यालय कोचीन में स्थापित करते हैं। और 1510 में अल्बुकर्क बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लेते हैं।
जिसके बाद गोवा 1961 में आज़ाद हो पाया था। तो एक बार इस 1510 अल्बुकर्क बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लेते हैं, जिसके बाद गोवा 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हो पाया था। और 1511 में अल्बुकर्क मलक्का पर अपना अधिकार कर लेते हैं, उसको अपने अंडर में ले लेते हैं, जो पूर्व एशिया की एक मंडी थी, दक्षिण पूर्व एशिया की मंडी थी। और 1515 में अल्बुकर्क ने फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, उसको अपने अधिकार में ले लेते हैं। हरमुज के शासन की बागडोर को अपने अंडर में ले लेते हैं। ये भारत में अस्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहते थे अल्बुकर्क, तो ये भारत में विवाह नीति चलाए थे। अल्बुकर्क पूरी वफादारी के साथ पुर्तगीज़ों की सेवा की, लेकिन थोड़े ही दिनों में 1515 में ही इनकी डेथ हो जाती है। तो अब हम फिर से अल्बुकर्क के बारे में जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे उसको याद कर लेते हैं। मेनली अल्बुकर्क से रिलेटेड 6 इम्पोर्टेंट बात है जो याद रखनी है। पहला, ये वास्तविक संस्थापक थे। दूसरा, कोचीन में हेडक्वार्टर की स्थापना की थी। और थर्ड पॉइंट है 1510 में मलक्का पर कब्जा करते हैं। 1510 में गोवा जीतते हैं, माफ कीजिएगा। और 1511 में मलक्का पर कब्जा कर लेते हैं। और 6 पॉइंट है 1515 में अल्बुकर्क हरमुज पर अपना कब्जा कर लेते हैं। और लास्ट पॉइंट है अल्बुकर्क की विवाह नीति। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि विवाह नीति किसने चलाई थी, कौन से गवर्नर ने विवाह नीति चलाई थी। तो आप याद रखिएगा कि अल्बुकर्क जो दूसरे वायसराय थे उन्होंने विवाह नीति चलाई थी। अब आगे देखते हैं कि नीनो डी कुहना ने क्या किया था। तो ये तीसरे पुर्तगाली गवर्नर थे। और अब इनके कुछ अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। ये कोचीन में 1530 में कोचीन से गोवा हेडक्वार्टर को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने पिछले स्लाइड में देखा गोवा को हेडक्वार्टर बनाने वाले गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, जिसको तीसरे गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने ट्रांसफ़र करके गोवा में स्थापित किया। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स को देखते हैं। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं किए। ये 1535 में दीव पर कब्जा करते हैं और 1539 में दमन को जीत के पुर्तगाली क्षेत्र में मिला लेते हैं। तो इनसे बस 2-3 पॉइंट ही है याद रखने को। और जब 1535 में दीव और दमन को जीत के पुर्तगाली क्षेत्र में मिला लेते हैं, तो ये भी 1961 में आज़ाद हो पाता है पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों ने ही भारत को अनानास, बादाम, काजू, गन्ना, पपीता एक्सेट्रा की खेती दी थी। मतलब इन्हीं के पुर्तगालियों के ही वजह से इनकी खेती भारत में हो पाई थी। इनसे पहले
ये सब भारत में नहीं होते थे, इनकी खेती भारत में नहीं हुआ करती थी। तो अब नीनो के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो फर्स्ट है कि ये कोचीन को, मतलब हेड क्वार्टर को कोचीन से गोवा ट्रांसफ़र करते हैं। और सेकंड है 1535 में दीव और 1539 में दमन को जीतकर उस पे अधिकार कर लेते हैं। अब हम पुर्तगीज शक्ति के, मतलब पुर्तगीज के आधिपत्य का क्या परिणाम था उसको देखते हैं। पुर्तगीज के लॉर्डशिप का क्या आउटकम निकला, तो उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। भारत में पुर्तगालियों ने ईसाई धर्म का बढ़ावा दिया, जिसमें 1540 में वो गोवा के जितने मंदिर रहते हैं उसको तुड़वा देते हैं। और 1560 में पुर्तगालियों ने गोवा में एक ईसाई धर्म न्यायालय या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंक्विजिशन 1560 में पुर्तगालियों ने गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंक्विजिशन की स्थापना की, ताकि किसी भी टाइप के धर्मद्रोहियों को पनिश किया जा सके। पुर्तगालियों ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। तो इसको एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में ईसाई धर्म का बढ़ावा दिया, जिसके लिए वो 1540 में गोवा के सभी मंदिरों को तुड़वा देते हैं। 1560 में पुर्तगालियों ने गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंक्विजिशन की स्थापना करते हैं। पुर्तगालियों ने ही प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की भारत में। तो ये कुछ कार्य हैं पुर्तगालियों की, इनको याद रखिएगा। अब हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम आज क्या क्या देखें। तो सबसे पहले हमने देखा कि भारत की क्या कंडीशन थी उस टाइम में यूरोप में, और यूरोप में क्या क्या चल रहा था। तो कब उस्मानिया सल्तनत का कस्तूनतुनिया पर अधिकार होता है। फिर जाने कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का क्रम क्या था। उनके फैक्ट्रियों की स्थापना कब की गई थी। फिर पुर्तगाल से आने वाले कुछ गवर्नरों के बारे में देखा। और अब बचा है फ्रेंच के बारे में, अंग्रेज़ के बारे में और डच के बारे में। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।